हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में इरोडो का 1.193 सवाल जो है काफी फेमस सवाल है। इनफैक्ट इसकी फिगर जो है इरोडो के ओरिजिनल एडिशन के कवर पे भी थी और इस सवाल को काफी सिंपल वे में लोग कर लेते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कॉन्सेप्ट जो है कितने सारे लर्न करने के हैं। थ्रेड को हम पुल कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसमें दिया हुआ है, और एम मास जो है चक्कर काटते हुए जब क्लोजर आएगा तो उसकी डिस्टेंस जो कम होती जाएगी और आपको जब डिस्टेंस आर नॉट से घट के आर हो जाती है तो थ्रेड में टेंशन जो है उस समय निकालना है। तो इसमें यह बात तो क्लियर है कि भाई हम थ्रेड को पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स टेंशन बन जाएगा थ्रेड का, और उसका टॉर्क जो है उस होल के पॉइंट ओ के अबाउट 0 होगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये बात तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बात जो क्वेश्चनेबल है वो ये है कि क्या हम इसे एफ को हम एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देखो सोचने का यह है कि यदि थ्रेड को पुल किया जा रहा है तो ऑब्वियसली सर्कल में नहीं हो सकता मोशन, और वेलोसिटी जो है का कोई कंपोनेंट जरूर टेंशन के अलोंग होगा, तभी जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी टेंशन के वर्क की वजह से। तो हम एंगुलर मोमेंटम लिखते समय तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ओमेगा के तौर पे लेकर एंगुलर मोमेंटम मूव होते हुए पार्टिकल का जैसे लिखा जाता है एम वी परपेंडिकुलर इनटू आर, तो वी परपेंडिकुलर को अपन ओमेगा आर बोल दे तो एंगुलर मोमेंटम लिखने में कोई परेशानी नहीं है, हम उसे एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। और एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कंजर्व रहेगा इसलिए एक रिलेशन हमारे पास आर नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का, ये ऑलवेज इसमें कोई डाउट नहीं है, ये होल्ड करेगा। आर कम होगा ओमेगा बढ़ेगा, ये भी इससे पता चल रहा है। मगर टी को जो है हम क्या ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकते हैं, दैट इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि इसमें ये जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहा है कि हम टी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता हूं मान लें, एन होगा नहीं टी इज इक्वल टू एम इंटू एन सर्कुलर मोशन में हो जाता। इसमें जो है वी के अलोंग इसका कुछ एटी होगा, वी के परपेंडिकुलर इसका कुछ एन होगा, दैट मेक्स थिंग्स ऑल कॉम्प्लिकेटेड। कर्विलीनियर मोशन के तौर पे सोचेंगे तो हम नहीं विजुअलाइज कर पाएंगे, इसलिए आंसर जरूर आ जाता है टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर मान के, मगर उसका जो तरीका मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है वो टी को हम तभी एम ओमेगा स्क्वायर लिख पाएंगे जब हम थ्रेड के फ्रेम में काम करेंगे, और थ्रेड का फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम है। तो मुझे जो इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगता है वो थ्रेड के फ्रेम में ही इसका मोशन सबसे सिंपल होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन मोशन होने की वजह से थ्रेड के फ्रेम में कांस्टेंट वेलोसिटी से हम क्या कह पाएंगे कि इस रोटेटिंग फ्रेम में जितने भी सूडो फोर्सेस है वो इस पे अप्लाई करो, और बीइंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इसके ऊपर फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कर दो, रिलेटिव मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है। तो जो रोटेटिंग फ्रेम में जो जो फोर्सेस लगते हैं उसमें 3 फोर्सेस आते हैं, यदि फ्रेम जो होता है वो उसमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है, तो इसमें थ्रेड का ओमेगा टाइम के साथ बढ़ रहा होगा। तो हम जो है इन रोटेटिंग फ्रेम जो लिखते हैं एम ए रिलेटिव, जो इस केस में 0 करेंगे, उसमें रियल फोर्सेस
जो भी पार्टिकल पे लग रहे हैं, प्लस अप टू 3 स्यूडो फोर्सेस लगाने पड़ सकते हैं। उसमें एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है कोरियोलिस फोर्स, और एक होता है फ्रेम के एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से अजीमुथल फोर्स। ये इतना कॉमन नहीं है क्योंकि हम रियरली ऐसे फ्रेम में काम करते हैं, रोटेटिंग फ्रेम में, जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब जानते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, रेडियली अवे लगता है, फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी कई बच्चे जानते हैं, 2m वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा होता है, वी रिलेटिव यहाँ पे वी आर होगी, और फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ये जो अजीमुथल फोर्स होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को काउंटर करने के काम में आता है, तो आर क्रॉस अल्फा होता है ये। आर क्रॉस अल्फा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कई लोग बात मेरे एक्सप्लेनेशन को काउंटर करते हुए ये कहेंगे कि भाई ये सब जेई सिलेबस में नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि सही एक्सप्लेनेशन के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जेई सिलेबस में है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो सही है हमें उससे स्टिक करना चाहिए, चाहे उसके लिए कॉन्सेप्ट हमें सिलेबस के बाहर के ही यूज करने पड़ रहे हो। बट फ्रेम यदि रोटेटिंग है तो पता होना चाहिए कि ये सब स्यूडो फोर्सेस जो है लग सकते हैं, इसमें सिलेबस कुछ से स्टिक करके हमें नहीं सोचना चाहिए। पढ़ाई ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग के लिए की जाती है, और अंडरस्टैंडिंग में सिलेबस की लिमिटेशंस जो है वो मैं बिल्कुल जो है कंसिडर नहीं करता। कभी कभी रेयर सिचुएशंस में हमें थोड़ा सा सिलेबस के बाहर जाके भी सोचना पड़ रहा है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग कंस्ट्रेंड एंड लीविंग दोज प्रॉब्लम विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गलत तरीके से सोचना तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप आंसर लाने के लिए कोई भी गलत तरीके अपना लो और उससे सिलेबस के अंदर ये सवाल लगने लग जाए कि आपने टी को एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर जस्ट इसलिए बोल दिया कि भाई उससे आंसर आ रहा है। तो हमने जो है थ्रेड के रोटेटिंग फ्रेम को इसलिए चूज किया क्योंकि उस फ्रेम में इस पार्टिकल का मोशन सबसे सिंपल होगा। ग्राउंड के फ्रेम में हम इसको विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे, और जब मोशन विजुलाइज नहीं हो रहा तो एनालिसिस कैसे होगा। तो फिजिक्स को लर्न करते समय कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में इतना कुछ सीखने का है कि इसमें मैं आपको बताऊं कि आप पूरा ये वीडियो देखने के बाद आप अप्रिशिएट करोगे कि चाहे हमने थोड़ा एफर्ट लगाया हो, बट इट इज ऑल वर्थ वाइल, बिकॉज यू विल हैव सेटिस्फैक्शन ऑफ हैविंग सॉल्व द प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो हम क्या करते हैं इसमें, फ्रेम के रोटेटिंग फ्रेम में, थ्रेड के सॉरी रोटेटिंग फ्रेम में पहली इक्वेशन जो है इस वाली को कंसीडर करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा। इससे थ्रेड का एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकाल पाएंगे, आर नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर से डी ओमेगा बाई डी टी निकाल पाएंगे। चेन रूल लगेगा, आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट माइनस 2 अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी है वी रिलेटिव निकालने में, लिखने में यूज कर सकते हैं, ये बन जाएगा माइनस वी आर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आर नॉट क्यूब ओमेगा नॉट इंटू वी आर अपॉन आर क्यूब, ये अल्फा हो जाएगा थ्रेड का। इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस की बात करें तो टेंशन के अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा की बात करें, वी रिलेटिव अंदर की तरफ है, क्रॉस ओमेगा से कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा।
और आर क्रॉस अल्फा की बात करें, अल्फा भी जो है ओमेगा की डायरेक्शन में होगा, ओमेगा बढ़ रहा है इसलिए, तो आर क्रॉस अल्फा जो आएगा, आर ये अल्फा ये, आर क्रॉस अल्फा अजीमुथल सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भाई ये और ये फोर्स जो है मोशन क्योंकि इस डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए आपस में कैंसिल करनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल होने चाहिए, और वो हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा यदि हम इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल शो कर पाएंगे। तो हमें फिर टी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम देखें कोरियोलिस फोर्स कितना आ रहा है, 2m v रिलेटिव इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां से डाल दें, आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अजीमुथल फोर्स की बात करें यदि हम, m इंटू आर क्रॉस अल्फा, थीटा आर और अल्फा में एंगल 90 डिग्री है, आर इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू डाल दे, एक आर काट दे, तो ये बन जाएगा 2m वी आर नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट गिव्स अस ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन कि भाई हम जो कर रहे हैं दैट मेक्स सेंस। अब जो है टी की वैल्यू जो है हम क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लिख पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है, फोर्सेस बैलेंस हो सकते हैं रेडियली, तो टी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर लिख सकते हैं रोटेटिंग फ्रेम में। ओमेगा की वैल्यू डालें, आर नॉट की पावर 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 इंटू आर, हमें मिलेगा m आर नॉट की पावर 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये टी जो है हमारा आंसर आया, देख लें, चेक कर लें, m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर की नॉट की पावर 4 अपॉन आर क्यूब, m omega naught square r naught square to power 4 upon r cube. So we have got the answer, and you should have the satisfaction of having done this problem in the most satisfying manner, because we have no other choice except choosing this frame of the rotating thread, because उसी फ्रेम में जो है इसका मोशन सबसे सिंपल होगा। ग्राउंड के फ्रेम में इसका मोशन जो स्पाइरल हो रहा है उससे हम फोर्स एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।